हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजैता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ME 303 सब्जेक्ट में आज हम रीहीटिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ स्टीम इन स्टीम टर्बाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम ये पहले देख चुके हैं कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें अधिकतर जो है स्टीम हाई प्रेशर पर उपयोग में ली जाती है एज अ वर्किंग फ्लूइड। यदि संपूर्ण प्रसरण को एक ही बार में किया जाए तो जो कंडेंसर है उसका दाब पर भाप की शुष्कता भिन्न काफ़ी गिर जाता है। टरबाइन से निकलने वाली भाप का शुष्कता भिन्न 0.88 से कम नहीं होना चाहिए। प्रायः होता यह है कि अतितप्त भाप से प्रसरण शुरू होने के कुछ देर पश्चात ही भाप आर्द्र हो जाती है। तो टरबाइन के शेष पदों में से आर्द्र भाप के गुजरने से कुछ मात्रा में फलकों का संक्षारण जो है वो करोजन जिसे बोलते हैं हम, और इरोजन हो जाता है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए आंशिक प्रसरण के पश्चात भाप को टरबाइन से निकालकर बॉयलर में पुनर्स्थापन हेतु भेजा जाता है। इससे स्थिर दाब पर तापमान लगभग उतना ही पहुंच जाता है तथा इसके पश्चात शेष प्रसरण हेतु भाप को पुनः टरबाइन में भेज दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया कई बार दोहराई जा सकती है, तो इसे ही हम रीहीटिंग कहते हैं। कुछ मात्रा में स्टीम टरबाइन में से निकाल के उसको फिर से हम जो सुपर हीटर है बॉयलर में उससे रीहीट करते हैं और फिर से अगेन उसको टरबाइन में भेज दिया जाता है। तो चित्र में जैसे कि आप देख सकते हैं, भाप सबसे पहले बॉयलर से निकल के उच्च दाब टरबाइन में प्रवेश करती है, हाई प्रेशर बॉयलर टरबाइन में, जहां उसका आंशिक प्रसरण होता है। प्रसरण के अंतर्गत किसी मध्यवर्ती पद पर टरबाइन से भाप निकाली जाती है और बॉयलर में भेजकर इसका रीहीटिंग की जाती है। यह पुनर्स्थापन नियत दाब पर होता है जिससे भाप पुनः अतितप्त हो जाती है। पुनस्ताप भाप जिसे रीहीट स्टीम कहते हैं हम इंग्लिश में, अब निम्न दाब टरबाइन में प्रवेश करती है, जहां से प्रसरण के पश्चात इसका निकास एक द्रवणित्र में हो जाता है। द्रवणित्र में भाप जल में परिवर्तित हो जाती है और इस जल को एक पंप की सहायता से बॉयलर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से चक्र पूर्ण हो जाता है। तो रीहीटिंग के जो मेन एडवांटेजेस हैं, किस कारण से हम ये रीहीटिंग करते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस करा। पहली चीज़ कि टरबाइन के अंदर कुछ स्टेजेस पे आकर ही भाप कंडेंस हो जाती है, उसका जो सुपर हीटेड स्टीम थी वो वेट कंडीशन में आ जाती है, जिस कारण से ब्लेड्स का इरोजन और करोजन बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे रीहीट करके स्टीम को दूर कर सकते हैं। साथ ही टरबाइन की जो थर्मल एफिशिएंसी उसमें इसके द्वारा वृद्धि होती है। निकास पर भाप का शुष्कता भिन्न बढ़ जाता है। विशिष्ट भाप खपत में कमी होती है, इससे द्रवणित्र में कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही समान निर्गत के लिए छोटे बॉयलर व द्रवणित्र की आवश्यकता होती है। एक इसका लाभ मतलब कि डिसएडवांटेज है रीहीटिंग का, संयंत्र को लगाने की रीहीटिंग का जो इंस्ट्रूमेंट हम लगाते हैं उसकी लागत इसमें बढ़ जाती है। हीट एक्सचेंजर की कारण इसकी रेट इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट। अब हम ये PVTS डायग्राम, TS और HS डायग्राम में अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे ये HS डायग्राम दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं रीहीटिंग को। प्रोसेस जो है A से B हाई प्रेशर टरबाइन में है। उसके बाद में B से C ये वापस से रीहीटिंग को शो कर रहा है, ये बॉयलर में हुआ है। उसके बाद C से D यह एक्सपांशन है लो प्रेशर टरबाइन में। तो इसमें जिस तरह से देखा जा सकता है, अगर यहाँ पे हम रीहीटिंग नहीं करते स्टीम की, एक ही टरबाइन के अंदर कंप्लीट एक्सपांशन हो जाता, तो ये जो प्रोसेस है वो होता A B से लेके E तक। लेकिन जैसे ही बीच में हमने स्टीम को रीहीट करवाया, उससे B पॉइंट पे जो स्टीम थी वह सैचुरेशन लाइन से नीचे थी, वेट स्टीम थी, उसको वापस से सुपर हीट करा दिया हाई प्रेशर पे।
तो वो सी पॉइंट पे पहुंच गई। उसके बाद में डी पॉइंट पे फिर से ये एग्ज़िट पे एक्सपांशन हुआ। तो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी जो साइकिल है हमारे रैंकिन साइकिल, उसकी थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एफिशिएंसी। तो टोटल हीट जो हमने ऐड करी है सिस्टम के अंदर वह होगी हीट सप्लाइड, टोटल हीट सप्लाइड बराबर टोटल हीट एट ए प्लस हीट सप्लाइड बिटवीन बी एंड सी। तो हम लिख सकते हैं एच ए एंथैल्पी प्लस एच सी माइनस एच बी माइनस एच एफ डी। तो वर्क डन टोटल कितना होगा, टोटल हीट ड्रॉप एच ए माइनस एच बी प्लस, मतलब दोनों ही टरबाइन में जो टोटल जितना वर्क मिला है हमें, एच ए माइनस एच बी प्लस एच सी माइनस एच डी। एंथैल्पी ड्रॉप से हम वर्क डन ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस साइकिल की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, वर्क डन अपॉन टोटल हीट सप्लाइड एच ए माइनस एच बी प्लस एच सी माइनस एच डी अपॉन एच ए ब्रैकेट में एच सी माइनस एच बी माइनस एच एफ डी। तो ये तापीय दक्षता इस साइकिल की है। अब हम यहाँ पे देखते हैं रीहीट फैक्टर। रीहीट फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ कम्युलेटिव हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इज नोन एज रीहीट फैक्टर। तो रीहीट फैक्टर यहाँ पे दे रखा है। तो हम ये अगर चित्र देखें यहाँ पे एच एस डायग्राम, इसमें हम देख सकते हैं कम्युलेटिव हीट ड्रॉप अगर अलग अलग स्टेजेस में एक्सपांशन हो रहा है तो इसमें हम देख सकते हैं A1 B1 पहली स्टेज में हीट ड्रॉप हो रहा है प्लस A2 से B2 तक सेकंड हीट ड्रॉप, तीसरा हीट ड्रॉप है A3 B3। तो इन दोनों को ऐड करेंगे अपॉन A1D। तो एक्चुअली अगर स्टेजेस में अगर हम रीहीट कर रहे हैं, 3 स्टेज में यहाँ रीहीटिंग दिखाई गई है, 3 स्टेजेस के अंदर तीनों का कम्युलेटिव हीट ड्रॉप आएगा और आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप के बराबर होगा। आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप कितना है, A1 से D। अगर यह पूरा हम रीहीटिंग नहीं करते हैं और एक टरबाइन में पूरा एक्सपेंशन होता है तो दोनों में हम अंतर यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसे दोनों का अनुपात को ही हम यहाँ रीहीट फैक्टर कहते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो तरीका है जिस तरीके से जो रैंकिन साइकिल है हमारा थर्मल पावर प्लांट से उनकी तापीय दक्षता बढ़ाई जाती है, वह है स्टीम ब्लीडिंग, जिसे कि हम रीजनरेटिव फीड हीटिंग भी कहते हैं। यदि कंडेंसर से निकलने वाले कंडेंसेट क्या होता है, जब टरबाइन से जो स्टीम एग्जिट निकलती है बाहर, उसको कंडेंसर की सहायता से कंडेंस करा जाता है, जिससे वो पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो वह पानी कंडेंसेट कहा जाता है। तो ये कंडेंसेट जब कंडेंसर से निकलता है तो उसको पंप कर दिया जाता है टरबाइन की केसिंग के थ्रू, जिससे कि टरबाइन की केसिंग के थ्रू किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्टीम आ रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि जो स्टीम टरबाइन के अंदर जिसका एक्सपेंशन हो रहा है वह कुछ हीट ट्रांसफ़र इस कंडेंसेट को कर देती है। और फिर ये जो कंडेंसेट है फिर से पंप की सहायता से बॉयलर में एज अ फीड वाटर हम भेज देते हैं। तो इसे हम कहते हैं रीजनरेटिव फीड हीटिंग। तो द प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग स्टीम फ्रॉम द टरबाइन एट सर्टेन पॉइंट ड्यूरिंग इट्स एक्सपांशन एंड यूजिंग दिस स्टीम फॉर हीटिंग द फीड वाटर एंड देन सप्लाइंग इट टू द बॉयलर इज नोन एज ब्लीडिंग। लेकिन अभी हमने जो बात करी रीजनरेशन की, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक आदर्श पुनर्योजी चक्र, हिंदी में जो कहते हैं रीजनरेशन साइकिल को, की दक्षता जो है वह कार्नोट चक्र की दक्षता के समान होती है। लेकिन व्यवहारिक रूप से इस तरह का चक्र बनाना पॉसिबल नहीं है। वह इसलिए क्योंकि ऐसे टरबाइन का डिज़ाइन करना अव्यवहारिक है जो कि फीड
रीजनरेशन के लिए एक हीट एक्सचेंजर के साथ साथ एक एक्सपांशन यूनिट की तरह कार्य करे। टरबाइन के बाद के पदों में भाप का शुष्कता बिंदु बहुत कम हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जिस कारण से इस प्रकार से रीजनरेशन नहीं करा जाता है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है वो हम इस चित्र में देखते हैं। इसमें टरबाइन के एक बीच में से कुछ मात्रा में स्टीम ब्लीड करवा दी जाती है, फिर उसे एक हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है जहाँ पर वह कंडेंसेट के साथ में जो है अपना ऊष्मांतरण करता है और फिर वो पंप के द्वारा बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से टरबाइन को नया तरीके से बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। हीट एक्सचेंजर एक अलग ही यूनिट होती है और टरबाइन में जो स्टीम है उसमें हीट लॉसेस भी नहीं उत्पन्न होते हैं और थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो पुनर्योजन के सिद्धांत का व्यवहार में लाभ लेने के लिए टरबाइन के मध्य किसी अनुभाग से भाप की कुछ मात्रा को स्त्रवित करके द्रवणित्र से आने वाले द्रवितक के तापन हेतु काम में लिया जाता है, जिससे कि टरबाइन के शेष पदों में भाप के शुष्कता बिंदु में अधिक कमी नहीं होती है। तो ये एक सरल तरह का रीजनरेटिव साइकिल यहाँ पे दिखाई गई है चित्र में। माना कि बॉयलर से जो है कुछ मात्रा में 1 kg जो है अतितप्त भाप टरबाइन प्रवेश करती है, तो आंशिक प्रसरण के बाद किसी बिंदु पर, मान लो बिंदु 2 पर जो है हमने m kg जो भाप है, बिंदु 2 पर माना कि m kg भाप का निस्त्रवण करके उसे एक खुला प्रवण जल तापक में भेजा जाता है, जहाँ पर द्रवृत्त के तापन में से काम में लिया जाता है। शेष कितना बचा, वेट कितना द्रव्यमान बचा, 1 - m kg। इस भाप का द्रवृत्त दाब पर प्रसरण होता है तथा बिंदु 3 के अनुसार यह द्रवृत्त में प्रवेश करती है। बिंदु 4 तक द्रवण के बाद इस 1 - m kg जल का एक द्रवितक पंप द्वारा जो है रीजनरेशन प्रेशर तक दाब बढ़ाया जाता है तथा इस जल को प्रवण जल तापन में ब्लीड करवाकर भाप के साथ में मिश्रित किया जाता है। यह 1 kg मिश्रण अवस्था 6 के अनुसार तापक से बाहर निकलता है। इस जल का एक प्रवण पंप द्वारा बॉयलर दाब तक दाब बढ़ाकर वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है। यह चक्र वास्तव में एक आदर्श चक्र नहीं है, क्योंकि प्रवण जल तापक में मिश्रण अप्रतिक्रम होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो असंख्य निस्सरण मतलब कि अगर कई जगह से हम स्टीम की ब्लीडिंग करवाते हैं तो यह रिवर्सिबल चक्र हो जाता है। तो चक्र की दक्षता कार्नो चक्र के बराबर हो जाती है, परंतु व्यवहार में बहुत सारी जगह से स्टीम को ब्लीड कराना इम्पॉसिबल है। अतः संयंत्र की लागत को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ ही हम जगह से स्टीम को ब्लीड करवाते हैं। सामान्यतः इस तरह के जो है 5 हीट एक्सचेंजर का और स्टीम ब्लीडिंग पॉइंट का उपयोग में करा जाता है, परंतु प्रांतिक दाब से अधिक दाब वाले संयंत्रों में 9 तापकों तक का उपयोग किया जाता है। तो रीजनरेशन के क्या क्या लाभ हैं वो हम देखते हैं। संयंत्र की दक्षता बढ़ जाती है, बॉयलर में तापमान प्रतिबल कम हो जाता है, छोटे द्रवृत्त की आवश्यकता पड़ती है। उष्ण प्रवण के कारण जो इकोनोमाइज़र है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का द्रवण नहीं होता है। डिसएडवांटेज ये है कि संयंत्र की इसकी लागत बन जाती है, क्योंकि हमें स्टीम ब्लीड करानी है तो इस प्रकार का सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। साथ में नए हीट एक्सचेंजर्स भी लगाने होते हैं, इससे कि इनिशियल कॉस्ट जो है सिस्टम की वो प्लांट की बढ़ जाती है। प्रति केजी भाप से कम कार्य प्राप्त होता है, अतः दिए गए निर्गत के लिए अधिक क्षमता के बॉयलर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ये हमने ये 2 मेथड देखे हैं जिसके द्वारा जो थर्मल पावर प्लांट्स के रैंकाइन साइकिल है, जिसमें आते हैं बॉयलर, स्टीम टरबाइन्स, कंडेंसर, पंप, तो इनकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है।